जय हिंद दोस्तों। आज के इस नए वीडियो में हम लोग आर्टिकल से रिलेटेड से संबंधित जितना भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया इनके बारे में इस वीडियो में पूरी डिटेल से बताएंगे और इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है इन सब के बारे में भी इस वीडियो में बताएंगे। तो इसमें जो है ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, सीजीएल इस सब में जो भी आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आर्टिकल से संबंधित, इन सब के बारे में इस वीडियो में पूरी डिटेल से बताई जाएगी। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखा और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ग्रुप डी और आने वाली एग्जाम में इस आर्टिकल से संबंधित एक न एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में रहेंगे। तो कृपया इस वीडियो को अच्छा से देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आर्टिकल के बारे में। तो आर्टिकल में पहला पढ़ना है आर्टिकल। अब टोटल आर्टिकल कितना है? 395 है। 395 प्लस है, यानी वर्तमान में कितना आर्टिकल है? तो 395 है। उसमें पहला पढ़ना है पहला आर्टिकल। जो फर्स्ट आर्टिकल इसमें क्या बताया गया है कि भारत 28 राज्यों तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश है। जो भारत में है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। जो पहले था 29 राज्य था और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ था। बीच में फिर ये 9 बन गया था केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन वर्तमान में अभी कितना है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा आर्टिकल है नागरिकता से संबंधित। दूसरा आर्टिकल किससे संबंधित है? नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार। किसी आदमी को अगर नागरिकता प्राप्त करना है तो उसको आर्टिकल 2 में बताया गया है कि नागरिकता कैसे कैसे किसी आदमी को मिलेगा। इसके बाद आर्टिकल 3, इसमें आर्टिकल 3 में बताया गया है कि संसद द्वारा जो भी नए राज्य बनाए गए उनकी सीमा, उनके नाम में परिवर्तन कर सकता है। कोई किसी भी राज्य का नाम बदल सकता है, उनका बाउंड्री यानी जो बॉर्डर हो हर एक राज्य का बदल सकता है। ये संसद के द्वारा बदला जा सकता है, इसे आर्टिकल 3 में बताया गया है। जबकि आर्टिकल 5 से 11 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 5 से 11 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 5 से 11 नागरिकता के प्रावधान से संबंधित है कि किसी को किस प्रकार नागरिकता दे, कोई बाहर से भारत में आए तो उनको कब नागरिकता प्राप्त होगा, इन सब के बारे में आर्टिकल 5 से 11 तक पूरी डिटेल से बताया गया है। आर्टिकल 6 में जो है पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। जो भी पाकिस्तान के नागरिक है वो भारत में आकर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, इसको आर्टिकल 6 में बताया गया है। जबकि आर्टिकल 12 से 35 ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 12 से 35 में मौलिक अधिकार का प्रावधान के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 12 से 35 में किसके बारे में बताया गया है? मौलिक अधिकार। जो हमारा मौलिक अधिकार है, टोटल कितना मौलिक अधिकार है? तो 11, पहले था 10। ये हुआ था 42वां संविधान संशोधन में। इससे पहले वाली वीडियो में संविधान संशोधन से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी इम्पोर्टेंट थ्योरी है, उन सब के बारे में पूरी डिटेल से बताए गए। तो कृपया उस वीडियो को भी जाकर देख लेते। पूरा संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। तो 42वां संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था और एक बाद में संपत्ति के अधिकार से मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया था। तो टोटल मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितना है? 11 है। इसके बाद आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी को बताया गया। तो आर्टिकल 14 में किसका अधिकार बताया गया था? तो समानता का अधिकार, यानी हर एक आदमी को यहाँ पर समान अधिकार मिले, समान जीने का अधिकार मिले, इसको आर्टिकल 14 में बताया गया था, यानी राइट टू इक्वलिटी के बारे में बताया गया था। जबकि आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 में भेदभाव का प्रावधान, सामाजिक समानता का अधिकार बताया गया था। जो आर्टिकल 15 है उसमें सामाजिक असमानता का भाव बताया गया है और भेदभाव का प्रावधान के बारे में बताया गया है आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 16 में नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को अधिकार दिया गया कि जो आर्टिकल 16 है इसमें नौकरी संबंधी कोई भी शैक्षणिक संस्था में उसको आरक्षण देने के उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने अधिकार दिया है। तो इसे आर्टिकल 16 में लिखा गया है। इसी में लोक नियोजन के विषय में समान अवसर के लिए भी आर्टिकल 16 में बताया गया है। जबकि आर्टिकल 17 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 17 इसमें बताया गया है कि अनटचेबल यानी अपृष्यता और छुआछूत का सिद्धांत के बारे में बताया गया है कि कोई भी छोटी कास्ट के लोग को छुआछूत से परेशानी होता है, इनके बारे में आर्टिकल 17 में बताया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पूछे अपृष्यता या छुआछूत का सिद्धांत किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 17 में है। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत, जो भी अपना अपना टाइटल लगाते थे उन सब का अंत कर दिया गया है आर्टिकल 18 में। लेकिन भारत रत्न दिया जाता है उन सबको उपाधि लगाने का अधिकार है, लेकिन इसके अलावा जो भी है उनको उपाधि लगाने का अधिकार नहीं है। उसे आर्टिकल 18 में बताया गया है कि उपाधियों का अंत। ये भी इम्पोर्टेंट है कि किसमें उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया था। तो
आर्टिकल 18 में। जबकि आर्टिकल 19 ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 19 इसमें जो है स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने, घूमने और प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन 2 आता है कि आर्टिकल 19 में क्या बताया गया है कि स्वतंत्रता का अधिकार, यानी हम कहूँ भी जाकर घूम सकते हैं, रह सकते हैं, बोल सकते हैं, यानी कि कोई भी हमको बोलने रोकने से मना नहीं कर सकता है। और इसमें 2 को क्वेश्चन होता है, एक तो पूछता है कि घूमने का अधिकार यानी स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 में है, जबकि प्रेस की स्वतंत्रता, जो पत्र है, जो न्यूज़ एजेंसी है, उनकी स्वतंत्रता का अधिकार 19A में बताया गया है। तो 19A में प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है और बाकी का जितना भी स्वतंत्रता है मानव के लिए वो आर्टिकल 19 में बताया गया है। जबकि आर्टिकल 20 में किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए बार बार अधिक दंड नहीं देने का उल्लेख बताया गया है। कोई भी व्यक्ति है उसको एक ही अपराध कर रहा है तो उसको एक ही दंड मिलेगा, बार बार उसे दंड नहीं देने का उल्लेख बताया गया है। जबकि आर्टिकल 21 में जीने का अधिकार बताया गया है, यानी राइट टू लाइफ, यानी हमको भारत में जन्म लिया तो भारत में जीने का अधिकार हो, कोई हमको मतलब जीने से नहीं रोक सकता है। तो इसका आर्टिकल 21 में बताया गया है कि हम सब जीने का अधिकार है, यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में आर्टिकल 21 में बताया गया है। जबकि आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन के बारे में बताया गया है। 86वां संविधान संशोधन, इसमें जो था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आंगनबाड़ी में जाने का प्रावधान दिया गया था। तो आर्टिकल 21A जो है शिक्षा से संबंधित है, यानी राइट टू एजुकेशन के बारे में बताता है। जबकि आर्टिकल 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने तथा अन्य जोखिम वाले कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है। आर्टिकल 24 में बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो भी भारी भरकम काम है, यानी जोखिम वाला काम है, उसमें नहीं लगाया जा सकता है। ये चाइल्ड लेबर के खिलाफ है। तो इनके बारे में आर्टिकल 24 में बताया गया है। आर्टिकल 25 में सिखों द्वारा कृपान धारण करना यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता मिला है। इसमें जो आर्टिकल 15 में जो सिख से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड लोग हैं, उन सब को अधिकार दिया गया है कि वो अपने पास कृपान यानी तलवार रख सकते हैं, लेकिन कोई अन्य धर्म के लोग इसको नहीं रख सकते। सिर्फ सिख धर्म के लिए ये छूट दिया गया है। और इसमें आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता दिया गया है कि सभी अपने अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, किसी को कोई रोक नहीं है। जबकि आर्टिकल 28 में बताया गया कि राजकीय शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा को निषेध संबंधित प्रावधान दिया गया है कि राज्य में जो भी शिक्षा मिलेगा स्कूल में, उसमें धर्म के बारे में नहीं पढ़ाया जा सकता है। इसको निषेध माना गया है। कोई भी अपना अपना धर्म का स्कूल में प्रचार नहीं कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ जो भी राष्ट्रीय स्तर का सिलेबस है उसी को पढ़ाया जाएगा। कोई भी धार्मिक किताब को नहीं पढ़ाया जा सकता है। इसे आर्टिकल 28 में बताया गया है। जबकि आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण के बारे में बताया गया है कि कोई भी देश में अगर किसी भी जाति का आबादी कम हो तो उसे अल्पसंख्यक में गिना जाता है। तो अल्पसंख्यक का संरक्षण बहुत आवश्यक है। तो इसमें बताया गया है अल्पसंख्यक के संरक्षण के बारे में। जबकि आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यक की शिक्षा के बारे में बताया गया है कि अल्पसंख्यक किस प्रकार से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो अल्पसंख्यक की शिक्षा के बारे में आर्टिकल 30 में बताया गया है। आर्टिकल 31 अभी यह आर्टिकल समाप्त कर दिया गया है। जो आर्टिकल 31 है तो यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन सा आर्टिकल को समाप्त कर दिया गया है। तो आर्टिकल 31 को समाप्त कर दिया गया और इसके बदले 330A संपत्ति के अधिकार को लाया गया है। यानी ये जो आर्टिकल है 31 को समाप्त कर इसे 330A बना दिया गया है, जिसमें संपत्ति के अधिकार के बारे में बताया गया है। तो पहले था मौलिक कर्तव्य 10, लेकिन यही संपत्ति का अधिकार एक जोड़कर 11 कुल मौलिक कर्तव्य हो गया है। तो वर्तमान में कुल कितना मौलिक कर्तव्य है? 11 को है। लेकिन जब मूल संविधान बना था उसमें एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। 10 मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था और एक मौलिक कर्तव्य इसमें जोड़ा गया जो आर्टिकल 31 से हटाकर 330A में रखा गया था। जबकि आर्टिकल 32 में मूल अधिकारों को छीनने पर सुप्रीम कोर्ट में अपील है। यानी कोई भी आदमी अगर मूल अधिकार को छीन रहा है तो उसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। इसके प्रावधान के बारे में आर्टिकल 32 में बताया गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसे हम लोग संविधान की आत्मा के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि किस आर्टिकल्स को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये सीधा सीधा मूल अधिकार से संबंधित है। मूल अधिकार हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मायने रखता है।
इसके बाद है आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है कि जो भी राज्य है उनको परिभाषित किया गया है, उसे किसमें, आर्टिकल 36 में सभी राज्य के परिभाषा को बताया गया है। जबकि आर्टिकल 36 से 51, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इसके बारे में आर्टिकल 36 से 51 तक बताया गया है। इसके बाद है आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 में पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन हो, इसके लिए समान वेतन का प्रावधान दिया गया है। यानी समान वेतन का प्रावधान दिया गया है कौन, आर्टिकल 39 में। यानी पुरुष भी जितना काम करे महिला भी उतना ही काम करेंगे तो उनको भी समान वेतन दिया जाएगा। लेकिन पहले होता क्या था कि पुरुष को ज़्यादा वेतन मिलता था और महिला को उतना ही काम का कम वेतन मिलता था। लेकिन इसको हटाकर समानता का अधिकार लाया गया, यानी समान वेतन का अधिकार, यानी जितना पुरुष को मिलेगा तनख्वाह उतना ही स्त्री को भी मिल पाएगा। इसके बाद आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A में समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान दिया गया। जो आर्टिकल 39A है इसमें समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान दिया गया कि इसमें सभी को समान न्याय मिलेगा, कोई भी कानूनी रूप से ना तो बड़ा होगा ना छोटा होगा, चाहे बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो, सभी को समान न्याय का प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 39A में। आर्टिकल 40 में गांव को पंचायत बनाने का प्रावधान दिया गया है कि गाँव में पंचायत बनाने का प्रावधान किसमें दिया गया है, तो आर्टिकल 40 में। इसी में बताया गया है कि हर एक गाँव में एक न एक पंचायत रहेगा। तो गाँव में पंचायत बनाने का अधिकार आर्टिकल 40 में बताया गया है। आर्टिकल 41 भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि मनरेगा किस आर्टिकल से संबंधित है, तो मनरेगा जो है आर्टिकल 41 से संबंधित है। तो पूछेगा मनरेगा, मनरेगा जो है किस आर्टिकल में बताया गया, तो मनरेगा को आर्टिकल 41 में बताया गया है। जबकि आर्टिकल 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता को बारे में बताया गया है कि सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता हो, यानी यूपीएससी के बारे में बताया गया। आर्टिकल 48A में बताया गया कि पर्यावरण संरक्षण और सुधार करने के बारे में आर्टिकल 48A में बताया गया है। इससे ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि किस आर्टिकल में पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताया गया था, आर्टिकल 48A में। इसी में जानवर को वध करने पर रोक के बारे में बताया गया है कि किसी भी अगर जानवर को हम हत्या करेंगे तो उसके लिए भी कानूनी कार्रवाई हो सकता है। गौ हत्या हो, चाहे जो भी जानवर को अगर हम हत्या करेंगे तो उसके बारे में भी बताया गया है इसी में, यानी उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकता है। आर्टिकल 50 में शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है, यानी पावर डिस्ट्रीब्यूट के बारे में आर्टिकल 50 में बताया गया है। जबकि आर्टिकल 51 में जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन के बारे में बताया गया है कि विश्व में कैसे शांति रहे, सभी देश कैसे शांति बनाए रखें, इनके बारे में आर्टिकल 51 में बताया गया है। जबकि आर्टिकल 51A ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 51A में एक मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है। जो इसमें 42वां संविधान संशोधन को जोड़ा गया था। तो 51A में ही क्या हुआ था, मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया और इसे किस में जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। जबकि आर्टिकल 52 जो है 52 से लेकर 61 तक काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल से आता है। तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया, तो किस में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया था, आर्टिकल 52 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 52 और आर्टिकल 51A। जबकि आर्टिकल 53 में असंघ के कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है। जबकि आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है, यानी राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में आर्टिकल 54 में बताया गया है। जबकि आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रिक्ति के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो खाली पद रहता है इनके बारे में आर्टिकल 55 में बताया गया है। जबकि आर्टिकल 60 है, इसमें जो राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण करने के बारे में बताया गया कि राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण किस आर्टिकल में बताया गया, तो आर्टिकल 60 में बताया गया है। जबकि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, यानी उसको कहते हैं महाभियोग, यानी इम्पीचमेंट, ये से ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन बना है आर्टिकल 61 से। तो आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग का मतलब होता है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया।
इसके बाद है आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 में भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, यानी वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल 63 में बताया गया है। जबकि आर्टिकल 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना होगा। इसके लिए आर्टिकल 64 में बताया गया है कि जो उपराष्ट्रपति है वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो जो उपराष्ट्रपति है वही अभी सभापति होता है राज्यसभा का। जैसे अभी उपराष्ट्रपति है एम वेंकैया नायडू, यही जो है राज्यसभा का सभापति भी है। तो जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है। तो इनके बारे में आर्टिकल 64 में बताया गया है। जबकि आर्टिकल 72A या 72(1) में बताया गया है कि इसमें राष्ट्रपति को क्षमा देने का अधिकार, यानी सजा कम करने का अधिकार और सजा को आगे टालने का अधिकार दिया गया है। जो आर्टिकल 72(1) है, इसमें जो है राष्ट्रपति अपनी शक्ति से क्या कर सकते हैं, किसी भी सज़ा को कम कर सकते हैं या किसी भी सज़ा को आगे बढ़ा सकते हैं या किसी भी सज़ा को टाल सकते हैं। इसके बारे में आर्टिकल 72(1) में बताया गया है। जबकि आर्टिकल 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 73 में क्या बताया गया है कि संघ की जो भी कार्यपालिका शक्ति, इसके बारे में आर्टिकल 73 में बताया गया है। आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति की सहायता या सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन करने के बारे में बताया गया था। आर्टिकल 74 में जो राष्ट्रपति की सहायता या सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन हो, इसके बारे में आर्टिकल 74 में बताया गया है। जबकि आर्टिकल 75 में केंद्रीय में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदोच्चित की विवेचित करता है। इसके बारे में प्रधानमंत्री की नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है। तो आर्टिकल 75 में बताया गया है। आर्टिकल 76 में भारत की महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया। तो यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना है कि किस आर्टिकल में भारत के महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया था। आर्टिकल 76 में, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जितना भी आ रहा है अभी सभी इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन से बनता है। आर्टिकल 79 में संसद के गठन के बारे में बताया गया है। तो संसद का गठन, जो हमारा पार्लियामेंट है, इसका गठन के बारे में आर्टिकल 79 में बताया गया है। जबकि आर्टिकल 80 में राज्यसभा के गठन के बारे में बताया गया है। जो राज्यसभा का गठन है उसको आर्टिकल 80 में, और आर्टिकल 81 में लोकसभा के गठन के बारे में बताया गया है। तो ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्टिकल 79 में संसद का गठन, आर्टिकल 80 में राज्यसभा का गठन और आर्टिकल 81 में लोकसभा के गठन के बारे में बताया गया है। जबकि आर्टिकल 88 में महान न्यायवादी को वोट देने के अधिकार नहीं है। इनके बारे में आर्टिकल 88 में बताया गया है कि जो महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ये जो महान न्यायवादी होता है केंद्र सरकार का वकील होता है। तो इनको जो है संवैधानिक दर्जा मिला है, लेकिन इनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है। दोनों सदनों में भाग ले सकते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, लेकिन इनको वोट देने का अधिकार नहीं है। इनको आर्टिकल 88 में बताया गया है। आर्टिकल 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में बताया कि राज्यसभा में जो सभापति होते हैं, यानी अभी कौन है, एम वेंकैया नायडू, और उपसभापति हरिवंश राय जी हैं, उनके बारे में आर्टिकल 89 में बताया गया है कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की जो प्रक्रिया होता है, यानी किस प्रकार वे कार्य करते हैं, उनके बारे में आर्टिकल 89 में बताया गया है। जबकि आर्टिकल 93 यानी आर्टिकल 93 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 89 में जो है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है। जबकि आर्टिकल 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया, जो कि अभी लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, ओम बिरला जी थे। इनके बारे में, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, इनके बारे में आर्टिकल 93 में बताया गया है। जबकि आर्टिकल 106 में सांसदों के वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है। जो भी सांसद है उनका जो वेतन भत्ता है, इनके बारे में आर्टिकल 106 में बताया गया है। जबकि आर्टिकल 108 में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी ज़्यादातर क्वेश्चन बना हुआ है कि आर्टिकल 108 में किससे संबंधित है। जब विशेष शस्त्र बुलाना पड़ता है, यानी संयुक्त बैठक मतलब होता है जब लोकसभा और राज्यसभा को एक ही संयुक्त बैठक कराया जाता है, यानी एक ही पार्लियामेंट में बुलाया जाता है,
तो उसको कहते हैं संयुक्त बैठक। तो इसी की प्रक्रिया के बारे में आर्टिकल 108 में बताया गया है कि संसद में संयुक्त बैठक यानी लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक, इसी को कहते हैं ज्वाइंट मीटिंग, ज्वाइंट पार्लियामेंट मीटिंग के बारे में इसी में बताया गया। ये कब बुलाया जाता है? जब राष्ट्रपति चाहते हैं कि दोनों एक साथ बैठे, तो राष्ट्रपति ही संयुक्त बैठक को बुलाते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कौन है जो संयुक्त बैठक को बुलाता है? तो राष्ट्रपति ही संयुक्त बैठक को बुलवाते हैं। इसमें होता है लोकसभा और राज्यसभा एक ही संसद में बैठते हैं और एक ही साथ सभी काम को निपटारा किया जाता है। इसे आर्टिकल 108 में बताया गया है। जबकि आर्टिकल 110 इसमें धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है। तो इसमें जो है धन विधेयक के बारे में बताया गया, यानी मनी बिल के बारे में किसमें बताया गया? आर्टिकल 110 में। ये इससे भी ज़्यादातर क्वेश्चन बना हुआ है आर्टिकल 110। आर्टिकल 112 में वित्तीय वितरण के बारे में बताया गया है। जो बजट है, बजट के बारे में आर्टिकल 112 में ही बताया गया। तो यहाँ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बजट जो है किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 112 में अभी भी बजट पेश हुआ है। तो ये बजट से भी काफ़ी दैनिक एग्जाम में पूछा है कि बजट किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 112 में है। जबकि आर्टिकल 117 में फिनांशियल बिल के बारे में बताया गया है। जो फिनांशियल बिल है यानी आर्थिक बिल जो होता है, इनके बारे में, आर्थिक विधेयक के बारे में आर्टिकल 117 में बताया गया है। जबकि आर्टिकल 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति को शक्ति के बारे में बताया गया है आर्टिकल 123 में। जबकि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी इसी आर्टिकल में बताया गया है कि राष्ट्रपति अपना अनुसार अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसमें भी आर्टिकल 123 में बताया गया है। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट में महाभियोग चलाने के प्रावधान, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में इसी में बताया गया है कि जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया होता है उसको महाभियोग कहते हैं। तो राष्ट्रपति को कोई प्रधानमंत्री नहीं हटा सकते, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में महाभियोग चलाया जाता है। इसी में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया होता है, इसी ही कहते हैं महाभियोग। और इसी आर्टिकल 124 में ही सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात कही गई। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। आर्टिकल 124 से सुप्रीम कोर्ट का गठन किस आर्टिकल में हुआ है? तो आर्टिकल 124 में। और इसी में राष्ट्रपति के महाभियोग चलाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में इसी आर्टिकल में बताया गया है। जबकि आर्टिकल 129 इसमें जो है उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्याय होना, यानी इसमें आर्टिकल 129 में क्या बताया कि जो हाई कोर्ट है इसके न्याय को अभिलेख माना जाएगा। जबकि आर्टिकल 132 में अपीलीय क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया है कि कोई भी कोर्ट में हम लोग अपील कर सकते हैं, इसको रोकने से कोई मना नहीं कर सकता है। तो इसे आर्टिकल 132 में बताया गया है अपीलीय क्षेत्राधिकार। इसके बाद है आर्टिकल 137 में निर्णय या अभिलेखों का हाई कोर्ट द्वारा पुनरावलोकन। इसमें बताया गया है कि कोई भी आदेश हो उसे हाई कोर्ट में पुनः दोबारा से अपील किया जा सकता है। इसके बारे में आर्टिकल 137 में बताया गया है। आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी विवाद पर संवैधानिक सलाह देता है। आर्टिकल 143 में है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट में कोई विवाद होता है तो उनको सलाह देने का कार्य राष्ट्रपति करते हैं। ये आर्टिकल 143 में बताया गया है। जबकि आर्टिकल 148 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में बताया। जो भारत के कैग है, इनका शॉर्ट फॉर्म होता है कैग, इनके बारे में बताया गया है कि आर्टिकल 148 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है, यानी कंट्रोल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में इसी आर्टिकल में बताया गया है। जबकि आर्टिकल 153, तो ये भी क्वेश्चन ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है, इससे भी ज़्यादातर एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। यहाँ पर जितना भी आर्टिकल है सब एग्जाम में लगभग 10 से 12 दान पूछा गया सभी आर्टिकल के बारे में। तो कृपया एक भी आर्टिकल को नहीं छोड़ेगा, सभी आर्टिकल इस वीडियो में काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल को ही इसमें वीडियो में बताया गया। तो कृपया सभी आर्टिकल को ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद है आर्टिकल 153 में राज्यों के राज्यपाल के बारे में बताया गया है। जो आर्टिकल 153 है इसमें जो राज्यों के राज्यपाल इसके बारे में बताया गया है। जबकि आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। जो आर्टिकल 155 है इसमें राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 165 में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है।
तो आर्टिकल 165 में किसके बारे में बताया गया है? राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। तो यहाँ से भी ध्यान दीजिएगा कि जो केंद्र में होता है वो उनको कहते हैं महान न्यायवादी, और जो राज्य में होते हैं उसे कहते हैं महाधिवक्ता। तो आर्टिकल 165 भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और आर्टिकल 155 ये जो है राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में, और आर्टिकल 165 राज्य की महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 182 में विधानसभा का सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 182 में जो विधानसभा के सभापति है, यानी राज्य में जो विधानसभा होता है उनके सभापति और उपसभापति के बारे में आर्टिकल 182 में बताया गया है। जबकि आर्टिकल 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 214 में जो राज्य में है हाई कोर्ट के गठन के बारे में, यानी हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है किसमें? आर्टिकल 214 में। जबकि आर्टिकल 216 में राज्य में हर एक राज्य में एक हाई कोर्ट हो, इनका गठन के बारे में आर्टिकल 216 में बताया गया है। ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कि जबकि आर्टिकल 226 में व्यक्ति के कैद होने पर कार्यवाही का नाम हो, इसके बारे में आर्टिकल 226 में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर कैद हो, यानी कोई भी व्यक्ति को अगर जेल हो तो उनमें जो कार्यवाही हो उनका नाम मेंशन किया जाएगा। इसे आर्टिकल 226 में बताया गया है। आर्टिकल 239 क में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है। तो दिल्ली के संबंध में जो दिल्ली को विशेष अधिकार मिला है, इनके बारे में आर्टिकल 239 क में बताया गया है। जबकि आर्टिकल 243 ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 243 इसमें पंचायती राज नगर पालिका के बारे में बताया गया है, और नगर पालिका है ये आर्टिकल 239 में है। इसके गठन के बारे में और इनके अन्य उपबंध के बारे में बताया गया है आर्टिकल 243 में। जबकि आर्टिकल 243 क इसमें ग्राम सभा के बारे में बताया गया। तो ये दोनों आर्टिकल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आर्टिकल 243 यानी पंचायती राज ग्राम सभा से रिलेटेड है, वो सब आर्टिकल 243 में आता है। जबकि आर्टिकल 248 में अपशिष्ट विधि संबंधी शक्ति के बारे में बताया गया है। जबकि आर्टिकल 280 यहाँ से भी ज़्यादातर क्वेश्चन बना हुआ है आर्टिकल 280 से, कि इसमें जो है वित्त आयोग के बारे में बताया गया है, यानी फिनेंशियल कमीशन के बारे में इसी में बताया गया है आर्टिकल 280 में। आर्टिकल 312 इसके बाद है आर्टिकल 312, इसमें अखिल भारतीय सेवा के बारे में बताया गया है। तो अखिल भारतीय सेवा से संबंधित आर्टिकल कौन है? आर्टिकल 312। जबकि आर्टिकल 315 में संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग का गठन के बारे में बताया गया है, यानी यूपीएससी के गठन के बारे में 315 में बताया गया है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि यूपीएससी का गठन किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 315 में। यूपीएससी का गठन आर्टिकल 315 में है। इसे हिंदी में संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग कहते हैं। आर्टिकल 317 में संविधान के राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटा सकते हैं। आर्टिकल 317 में बताया गया है कि राष्ट्रपति अध्यक्ष संविधान के जो अध्यक्ष हो और इनके सदस्य को हटा सकते हैं। इनके बारे में आर्टिकल 317 में बताया गया है। जबकि आर्टिकल 324 इसमें जो है भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है कि भारत में जो निर्वाचन आयोग है, यानी चुनाव कराने की प्रक्रिया है, इनके बारे में आर्टिकल 324 में बताया गया है। जबकि आर्टिकल 330 इसमें लोकसभा में SC ST के आरक्षण के बारे में बताया गया है कि जो लोकसभा में SC ST आरक्षण है, इसके बारे में आर्टिकल 330 में बताया गया है। आर्टिकल 341 में अनुसूचित जाति यानी SC के बारे में बताया गया है। तो ये दोनों जो आर्टिकल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल 342 में अनुसूचित जनजाति के बारे में तो SC ST के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 341-42 में बताया गया है। आर्टिकल 343 में संघ की परिभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी को बनाया गया है। जो हमारी राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी को इसी आर्टिकल यानी आर्टिकल 343 में बताया गया है। जबकि आर्टिकल 352 इसमें कैबिनेट शब्द का उल्लेख किया गया है। जो कैबिनेट शब्द है इसका उल्लेख आर्टिकल 352 में ही उल्लेख किया गया है। और इसी में 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था, इसी में संशोधन किया गया था आर्टिकल 352 में। जबकि आर्टिकल 352 में ही राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 352 है
इसी में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया। ये जो है राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति लगाते हैं। कि आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन लागू हो इसके बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन लागू हो इसके बारे में आर्टिकल 356 में बताया गया है कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। इसके बारे में आर्टिकल 356 में बताया गया है। तो ये चारों आर्टिकल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 और आर्टिकल 368 ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है। हर एक एग्जाम में चारों आर्टिकल से एक नए क्वेश्चन जरूर रहता है। तो आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल से, जबकि आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन से और आर्टिकल 360 जो है वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। तो आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, यानी इकोनॉमिकली इमरजेंसी के बारे में आर्टिकल 360 में बताया गया है। जबकि आर्टिकल 368 में संविधान में संशोधन करने की संसद को शक्ति की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो संसद की शक्ति की प्रक्रिया के बारे में जो संविधान में संशोधन कर सकते हैं इसके बारे में आर्टिकल 368 में बताया गया है। तो आर्टिकल 368 में संविधान के संशोधन की शक्ति की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। इसके बाद है आर्टिकल 370। अब ये भी आर्टिकल को ख़त्म कर दिया गया है। तो इससे पहले जो आर्टिकल था इस 370 में, इसमें जम्मू कश्मीर के विशेष प्रावधान के बारे में बताया गया है। इसमें जो है जम्मू कश्मीर के विशेष प्रावधान के बारे में बताया गया था, लेकिन इसे अब समाप्त कर दिया गया। जबकि आर्टिकल 371 इसमें जो है विभिन्न राज्य में विशिष्ट प्रावधान के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान के बारे में बताया गया है, लेकिन इसे अब क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। तो आर्टिकल का जो स्पेशल स्टेट का जो दर्जा था इसे समाप्त कर दिया गया है इस आर्टिकल को, यानी वह भी नॉर्मल राज्य की तरह ही काम करेगा। जैसे अन्य राज्य काम करते हैं उसी तरह नॉर्मल का राज्य की तरह ही काम करेंगे जम्मू कश्मीर के राज्य, यानी आर्टिकल 370 को इसमें समाप्त कर दिया गया है। जबकि आर्टिकल 371 में इसमें राज्य के विशिष्ट प्रावधान के बारे में बताया गया है कि अन्य राज्य का जो विशिष्ट प्रावधान है उसे आर्टिकल 371 में बताया गया है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल पर पॉलिटी की पूरी सीरीज चलाई जा रही है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।